गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं। माई सेल्फ डॉक्टर बीवी जैमिनी। आज हम कर्वेचर का जो पोर्शन है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन, मतलब मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या कैसे दी जाती है, क्या होती है। बच्चों, मैंने आपको कर्वेचर के बारे में प्रारंभिक जानकारी और कुछ फॉर्मूले पिछले लेक्चर में आपको बताए थे, ठीक है। वहाँ पर अपन ने क्या करा था कि वक्रता त्रिज्या निकाल करके बताई थी कार्टेशियन फॉर्मेट के कर्व से लिए। हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या कार्टेशियन फॉर्म के समीकरणों के लिए, कर्व के समीकरणों के लिए जो y बराबर एफ एक्स होता है, क्या दी जाती है, रो इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, जो समीकरण नंबर 1 में दे रखी है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में मैं अपने स्थापित करके भी बताई थी, तो आप इसको ध्यान भी रखेंगे कि वक्रता त्रिज्या कार्टेशियन फॉर्मेट के कर्व के लिए समीकरण नंबर 1 में जो दे रखी है वो रो इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर होती है, ठीक है। इसका यहाँ अपन उपयोग करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अपना आज का लेक्चर ये है कि ये जो वक्रता त्रिज्या है मूल बिंदु पर कार्टेशियन फॉर्मेट के कर्व्स के लिए क्या होती है, ठीक है। और आपका जो पैरामेट्रिक कर्व्स है उनके लिए क्या होती है प्राचलिक समीकरणों के लिए, और यदि पोलर फॉर्म में कर्व की जो ध्रुवीय रूप है उसके लिए यह मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ठीक है बच्चों। तो अपन पढ़ते हैं। मूल बिंदु क्या होता है, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, ठीक। अब मूल बिंदु पर यदि वक्रता त्रिज्या है, मैं इसको नोटेशन देता हूँ रो 0 0 पर, तो ये क्या हो जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे पहले 0 0 पर, उसको मैं नोटेशन दे रहा हूँ पी, ठीक है। और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, उसको मैं नोटेशन दे रहा हूँ 0 0 पर क्यू। तो ये पी और क्यू की वैल्यू यदि मैं समीकरण नंबर 1 में रख दूँ तो रो 0 0 पर क्या आ जाएगा, रो 0 0 इज इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन क्यू, जो समीकरण नंबर 2 में दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो ये नोटेशन समझ में आ गया आपका, मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या का नोटेशन भी समझ में आ गया, तो अपने इक्वेशन नंबर 2 मिल गई, ठीक। अब नेक्स्ट स्लाइड में अपन क्या देखते हैं कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ये मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या है, तो या तो अपन डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर किसी भी कर्व के लिए निकाल लेंगे, फिर उनमें x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 रख देंगे, तो हमें वो चीज़ मिल जाएगी दोनों, और उनकी वैल्यू अपन समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक है, एट 0 0, तो वो हमें वक्रता त्रिज्या मूल बिंदु पर मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या के लिए हम डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर के मान x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पर प्राप्त करते हैं, और समीकरण नंबर 2 में रो 0 0 हमें प्राप्त हो जाती है। यदि वक्र प्राचलिक रूप में दे रखा है, मतलब x का कोई t का फलन है और y भी कोई t का फलन है, तो अपन डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी डी एक्स से निकालेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अपन डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकालेंगे। इन दोनों का मान अपन x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये 0 0 पर हमें x डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर भी प्राचलिक समीकरणों के लिए मिल जाएगा। उसका हम समीकरण नंबर 2 में जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे वो हमें मूल बिंदु पर रो या फिर वक्रता त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये तो जनरल रूल्स है। अब अपन यदि आपको मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा दे रखी है, मतलब x अक्ष स्पर्श रेखा हो सकती है मूल बिंदु पर, y अक्ष स्पर्श रेखा हो सकती है मूल बिंदु पर, या जो प्रारंभिक रेखा है जब अपन पोलर फॉर्मेट की बात करते हैं तो थीटा इक्वल टू 0 होती है, ये भी आपकी मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा हो सकती है। तो ये तीनों कंडीशंस में अपन जो वक्रता त्रिज्या निकालेंगे मूल बिंदु पर, वो उस मेथड का नाम है न्यूटन्स मेथड। तो पहले उसमें मैंने क्या दे रखा है कि x अक्ष यदि मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा है तो रो 0 0 क्या हो जाएगी, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन 2y, जो समीकरण नंबर 1 में मैंने ए में आपको दे रखा है। दूसरा इसमें अपन क्या करते हैं कि यदि y अक्ष मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा है
तो आपको मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या मिलेगी रो 0 0 इक्वल टू लिमिट y टेंडिंग टू 0 वाई स्क्वायर अपॉन 2x। ये मैंने आपको बी पार्ट में दे रखा है। और थर्ड में यदि पोलर इक्वेशन है तो थीटा इक्वल टू 0 प्रारंभिक रेखा मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा है, तब आपको वक्र r इज इक्वल टू एफ थीटा के लिए जो वक्रता त्रिज्या है मूल बिंदु पर रो 0 0 वो मिलेगी लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 r अपॉन 2 थीटा, जो मैंने आपको सी पार्ट में दे रखा है। ठीक है बच्चों, अब इनको एक एक को अपन समझ लेते हैं। पहले पार्ट में आपको ए पार्ट है उसको देखते हैं अपन कि यदि आपको वक्र की इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ एक्स दे रखी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स दे रखी है तो वक्र मूल बिंदु से गुजरता है, x अक्ष मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा है, तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पर इसकी प्रवणता क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, x अक्ष ही है स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी, dy बाई डी एक्स एट 0 0 0 हो जाएगी। अब अपन ने पीछे दिया है dy बाई डी एक्स 0 0 पर p से नोटेशन देते हैं तो p इज इक्वल टू 0 हो गई। ये समीकरण नंबर 1 द्वारा दी गई है। ठीक है, मैंने इसको बता रखा है समीकरण नंबर 1 में कि p इक्वल टू 0 मिल जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, y इक्वल टू जो एफ एक्स है उसको 0 0 पर यदि अपन प्रसार करना चाहते हैं फंक्शन का, तो ये मैक्लॉरेंज प्रमेय से करते हैं। तो मैक्लॉरेंज फलन से y इक्वल टू एफ एक्स का प्रसार क्या होता है, y इक्वल टू एफ 0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 प्लस एंड सो ऑन। अगली टर्म आपकी x3 अपन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल 0 आ जाएगी। ठीक है, ट्रिपल डैश 0। तो ये समीकरण नंबर 2 में मैंने मैक्लॉरेंज एक्सपेंशन आपको किसी भी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स के लिए दिखा रखा है 0 0 पर। ठीक है बच्चों, तो अब मूल बिंदु पर अपन यहाँ देखेंगे कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो 0 0 पर 0 हो जाएगी, और यदि डेरिवेटिव है इसका dy बाई डी एक्स एफ डैश 0, ये 0 0 पर क्या हो जाएगा, नोटेशन से तो p दिया जाता है। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ dy बाई डी एक्स एट 0 0 इज इक्वल टू p इज इक्वल टू एफ डैश 0। ठीक है, और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर 0 0 पर नोटेशन में क्यों दिया जाता है, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स होता है, और ये 0 0 पर क्या हो जाएगा क्यू, और इसको नोटेशन दिया जाता है एफ डबल डैश 0। ठीक है बच्चों, तो ये सारे नोटेशंस के बाद में अब अपन समीकरण नंबर जो 2 है मैक्लॉरेंज में इनके मान रख देंगे। अब यहाँ पर जो आपको पता है एफ एक्स 0 हो जाएगा, एफ डैश 0 पी है, एफ डबल डैश 0 क्यू है, और एफ डैश 0 भी आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि समीकरण नंबर 1 से आपने एफ डैश 0 निकाला है p, और p है यहाँ पर समीकरण नंबर 1 से 0, तो इसलिए एफ डैश 0 भी 0 हो जाएगा। ये सारे मान मैंने समीकरण नंबर 2 में मैक्लॉरेंज एक्सपेंशन में रख दिए। ठीक है, तो पहला स्टेप आपका f0 ये 0 हो जाएगा, एफ डैश 0 ये भी 0 हो जाएगा, एफ डबल डैश 0 है जिसको मैं q रख देता हूँ। ठीक है, एफ डबल डैश 0 आपका क्या है, q है, सेकेंड डेरिवेटिव एट 0 0। ठीक, और थर्ड टर्म से लेकर के आगे की जो भी टर्म है उनमें सब में x आपका आएगा। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ कि ये 0 0 की पहली टर्म, दूसरी टर्म भी 0 होगी, तीसरी टर्म से अपने को ये इसको इधर ले आए अपन 2y अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू हो गया, और बाकी की जो टर्म लिखी है वो उसमें उनमें सब में x के पद होंगे। ठीक है बच्चों, तो अब अपन क्या करते हैं, इस जो टर्म मिली हमको 2y अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू प्लस एक्स के टर्म, इसकी मैं x टेंडिंग टू 0 y टेंडिंग टू 0 लिमिट लेता हूँ, क्योंकि ये सारा काम अपन मूल बिंदु पर कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट आ गई लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2y अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे आ गई लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 क्यू प्लस एक्स वाली टर्म्स। अब सारी x वाली टर्म्स तो लिमिट जब एक्सटेंडिंग टू 0 लेंगे तो 0 हो जाएगी, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा अपने पास में, समीकरण नंबर 3 में बचेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2y अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको समीकरण नंबर 3 में q इक्वल टू कोई चीज़ मिली उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये अपन क्या करेंगे, हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या मूल बिंदु पर क्या होती है, रो 0 0 इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन क्यू। यहाँ पर p इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 1 से मैंने दे दिया। ठीक है बच्चों, और ये समीकरण नंबर जो आपके 3 है इसमें आपको क्या मिल गया, q इक्वल टू ये जो टर्म है, ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2y अपॉन एक्स स्क्वायर, ये क्यू की वैल्यू मिल गई। ये सारी वैल्यू मैंने आपको इस रो 0 0 में रख दी, तो क्या मिला आपको, रो 0 0 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू, जो समीकरण नंबर 4 में दे रखा। अब समीकरण नंबर 3 का मान 4 में रख दें अपन। ठीक है, तो अपने को रो मूल बिंदु पर प्राप्त हो जाएगी। तो रो 0 0 क्या प्राप्त हुई, जो मैंने इस बॉक्स में दे रखी है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन 2y। ये न्यूटन्स का फॉर्मूला है
मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या के लिए, ठीक है बच्चों, जबकि y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व की इक्वेशन हो और x अक्ष स्पर्श रेखा हो, ठीक है। तो ये आपका जो ए पार्ट है ये प्रूव हो गया कि रो इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन 2y, जबकि एक्स स्पर्श रेखा पर मूल बिंदु से गुजरती हो और कर्व मूल बिंदु से पास होता है, तो उस वक्रता त्रिज्या जो मूल बिंदु पर है वो ये ए पार्ट से दी जाएगी, ठीक है। अब अपन आते हैं बी पार्ट पर बच्चों, और यदि कर्व की इक्वेशन आपको इससे पहले समझ लो सेकंड पार्ट इसका कि इस कर्व की इक्वेशन यदि x इक्वल टू एफ वाई दे रखा है और y एक्स मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा है, तो उसका जो समीकरण है मूल बिंदु पर त्रिज्या का वो क्या हो जाए, वक्रता त्रिज्या का रो इज इक्वल टू लिमिट y टेंडिंग टू 0 वाई स्क्वायर अपॉन 2x, जो भी पार्ट है आपका, ठीक है। इसी तरीके से अपन इसके लिए प्रूव भी कर सकते हैं यदि, और तीसरा पार्ट यदि पोलर फॉर्मेट में आपको कर्व की इक्वेशन दे रखी है तो आपको पता है कि कर्व इक्वेशन r इक्वल टू एफ थीटा होती है, ठीक है। और जो कर्व के किसी बिंदु एक्स वाई के निर्देशांक है वो ये होते हैं x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा। इसको अपन पैरामेट्रिक फॉर्मेट भी कह सकते हैं, ध्रुवीय रूप का, ठीक है। तो अब अपने को ये दो वैल्यू मिल गई x और y की, इससे अपन क्या करेंगे, इनको ये इस फॉर्मेट में जो अपन ने अभी रो निकाला था, रो इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन 2y, ये निकाला था, इसमें x और y की वैल्यू अपन ने क्या रख दी, x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा। तो रो क्या मिल गई, रो और जो एक्स टेंडिंग टू लिमिट है वो थीटा टेंडिंग टू 0 हो जाएगी। तो रो क्या मिल गया, रो इज इक्वल टू लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2r साइन थीटा, ठीक है बच्चों। अब इसकी लिमिट ले लेते हैं, तो आपको पता है कि कॉस थीटा तो एज इट इज आ जाएगा, इसकी लिमिट तो 0 लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 कॉस थीटा तो 1 होती है, और साइन थीटा को अपने को बनाना पड़ेगा, थीटा से ऊपर नीचे अपन डिवाइड कर देते हैं, तो थीटा इंटू हो जाएगा, तो नीचे जो टर्म आएगी वो 2 इंटू थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन थीटा आ जाएगी। अब जब मैं लिमिट लूँगा इसकी, तो साइन थीटा अपॉन थीटा की लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 पर 1 हो जाएगी और थीटा एज इट इज बच जाएगा लिमिट में, ठीक है बच्चों। तो लास्ट में जो सी पार्ट है ये बॉक्स में दे रखा है, तो क्या मिल जाएगा, रो इज इक्वल टू लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 आर अपॉन 2 थीटा। इसमें मैंने ये दोनों लिमिट काम में ले दी, साइन थीटा और बटाई 2 लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू 1, और कॉस थीटा की जो लिमिट है थीटा टेंडिंग टू 0 ये भी 1 हो जाएगी। ये मैंने दोनों चीज़ आपको रख दी, तो अपने को सी पार्ट मिल गया, ठीक है बच्चों। तो पोलर इक्वेशन के लिए भी अपना मूल बिंदु पर जो वक्रता त्रिज्या है वो मिल गई, और वो होगी रो इज इक्वल टू लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 आर अपॉन 2 थीटा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपन क्या करते हैं कि जो आपको मान लो कर्व वृत्त दे रखा है, तो उसके की जो वक्रता त्रिज्या है वो क्या होगी, ठीक है। तो वृत्त की वक्रता निकालेंगे, फिर उसको उल्टा कर देंगे तो वो वक्रता त्रिज्या भी मिल जाएगी अपने को। तो ये मैंने आपको कर्व बनाकर को जो संरचना है ये फिगर में दे रखी है। ये इनिशियल लाइन है ओ एक्स एक्सिस, ये आपका वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है, सी इसका सेंटर है, ठीक है बच्चों। p और q दो बिंदु है जो वृत्त पर स्थित है, तो चाप पी क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एस लिया है मैंने। तो जो ये सी पी और सी क्यू है, P बिंदु पर स्पर्श रेखा है TS जो x अक्ष के साथ बनाती है साई कोण, और Q बिंदु पर स्पर्श रेखा है S डैश T डैश, ये x अक्ष पर कोण बनाती है साई प्लस डेल्टा साई। ये दोनों स्पर्श रेखाएं R बिंदु पर मिलती है, तो इनके बीच में कोण क्या हो जाएगा, S डैश R S क्या हो जाएगा, डेल्टा साई। तो ये CQ और CP है, ये परस्पर इन स्पर्श रेखाओं पर लंब है जो इसको सेंटर पर मिलता है, वृत्त का सेंटर सी पर मिलता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से पी सी क्यू जो कोण है वो डेल्टा साई हो जाएगा, और सी पी और सी क्यू है ये वृत्त की त्रिज्या है जो दोनों बराबर होती है। तो सी पी सी की आर से दे रखी है मैंने, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको ये चित्र समझा दिया, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं कि कोण क्यू आर एस की बात करते हैं। तो क्यू आर एस आपको डेल्टा साई से दिया जाता है, ठीक है। और CP और CQP बिंदु पर स्पर्श रेखा पर लंब है, ठीक है बच्चों। तो अब आपको ये तो पता चले गया कि कौन PCQ डेल्टा साई होगा, ठीक। तो अब अपन नेक्स्ट इसमें आते हैं कि यदि tan ले लूँ मैं डेल्टा साई का, जो लगभग डेल्टा साई के बराबर ही होता है त्रिकोणमिति से, क्योंकि tan थीटा इस लगभग अप्रोक्सीमेट थीटा दिया जाता है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन tan थीटा को, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर इसे देखूँ मैं आपको सी पी क्यू में, तो सी पी क्यू में यदि अपन बात करें तो ये tan डेल्टा साई क्या हो गया, लंब क्या हो गया चाप पी क्यू, और आधार क्या हो गया सी पी, ठीक है। तो डेल्टा साई क्या आ गया, लगभग
डेल्टा एस अपॉन आर, डेल्टा एस को मैं नीचे लिया है तो डेल्टा साई अपॉन डेल्टा एस इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। अब यदि मैं लिमिट ले लूँ थीटा टेंडिंग टू पी, तो लिमिट थीटा टेंडिंग टू पी डेल्टा साई डेल्टा एस इज इक्वल टू 1 अपॉन आर हो जाएगा। तो ये तो इधर तो लेफ्ट हैंड साइड में कंप्लीट डेरिवेटिव आ गया, तो ये हो गया डी साई डी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। डी साई डी एस आपकी वक्रता दिया जाता है, कर्वेचर, और यदि इसका अपन उल्टा ले लें तो वो आपका वक्रता त्रिज्या हो जाएगी रो। तो वक्रता त्रिज्या रो होगी डी एस डी साई इज इक्वल टू आर, जो कि वृत्त की त्रिज्या है। तो ठीक है बच्चों, तो ये वक्रता भी मिल गई अपने को वृत्त के लिए और वक्रता त्रिज्या भी मिल गई अपने को वृत्त के लिए। तो वृत्त के बारे में क्या स्टेटमेंट मिला, वृत्त के किसी बिंदु पर वक्रता अचर होती है और 1 अपॉन आर मतलब उसकी त्रिज्या के विरुद्ध क्रम होती है। और वक्रता त्रिज्या क्या होती है वृत्त की, वो उसकी त्रिज्या के बराबर ही होती है। ठीक है बच्चों, तो ये वृत्त के बारे में अपन वक्रता त्रिज्या और वक्रता के बारे में अपन ने पढ़ा। ठीक है, आज अपन इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत आपका आभार। नेक्स्ट लेक्चर में अपन दूसरी चीज़ पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।